हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। एक माँ के लिए बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता और एक बेटे के लिए माँ के प्यार से कीमती कुछ नहीं होता। लेकिन ये शायद एक वक्त के लिए, उसके बाद तो ये भी भूल जाते हैं। इसके लिए आप कृपया वीडियो पूरा देखें। नेहा अंदर कमरे में तैयार हो रही थी और दीपक उसका बाहर इंतजार कर रहा था। घड़ी की तरफ देखते हुए उसने नेहा को आवाज़ लगाई, अरे मैडम, और कितनी देर लगेगी? पार्टी ख़त्म हो जाएगी तब आओगी क्या? हाँ हाँ, आ रही हूँ। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? अब तैयार भी ढंग से ना हूँ क्या? नेहा तैयार होते होते अंदर कमरे से ही बोली, अब देख लो, तुम्हारा ही मायका है। वो लोग क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हें इतना लेट लेकर आया हूँ। कहीं ये ना सोच ले कि तुम्हें मायके नहीं आने देता। दीपक ने सोफे पर बैठते हुए कहा। तो नेहा ने अंदर से ही जवाब दिया, अरे जनाब, अगर अच्छे से तैयार होकर नहीं जाऊंगी तो वो लोग ये भी तो कह सकते हैं कि तुम मुझे ढंग से नहीं रखते हो। फिर ना कहना कि तुमने तो अपने मायके में मेरी बेइज्जती करा दी। और जोर से हंस दी। दीपक भी मुस्कुरा कर रह गया। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो नेहा ने अंदर से ही दीपक को आवाज़ लगाई, दीपक, जरा देख लो ना कौन आया है। जैसा आप कहें मालकिन। कहता हुआ दीपक उठा और जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने कोई कुरियर वाला खड़ा था। उसने दीपक को देखते ही उससे पूछा, मिस्टर दीपक के नाम कुरियर है, क्या वो यहीं रहते हैं? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। लाओ तो भाई, किसने क्या भेजा है, जरा देखूं तो। कुरियर वाले ने उसे वो कुरियर पकड़ाया, उसके सिग्नेचर लिए और वहाँ से निकल गया। दीपक कुरियर खोलकर देखने लगा तो उसके नाम के एक नोटिस था, जिसे पढ़ते ही उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। तभी अंदर से आते हुए नेहा ने कहा, लो हो गई तैयार, अब निकलते हैं। वैसे कौन आया था दीपक? पर दीपक ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी भी वो उस पेपर को दोबारा पढ़ रहा था। उसे बिल्कुल चुप देखकर नेहा ने फिर पूछा, क्या हुआ दीपक, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। ऐसा क्या आंखें फाड़कर इस पेपर को पढ़ रहे हो? अब देर नहीं हो रही है क्या? दीपक ने नेहा की तरफ देखा और वो उस पेपर उसके हाथ में पकड़ा दिया। नेहा भी उस पेपर को पढ़ा तो उसके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा और वो दीपक से बोली, ये औरत ऐसे कैसे कर सकती है? बिल्कुल चैन नहीं है इसे। खुद की ज़िंदगी तो सुख चैन से जी ली, अब हमारी ज़िंदगी को जहन्नम बनाकर रखा है। पूरा मूड अपसेट कर दिया। कह देती हूँ, एक पैसे नहीं देने वाली मैं उस औरत को। दीपक अब भी चुप ही खड़ा था। उसको चुप देखकर नेहा भड़कते हुए बोली, अब बोलो भी, करना क्या है? मैंने पहले ही कहा था कि रबड़ को भी उतना ही खींचो जितना वो खींच सके, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पूरा रबड़ तोड़ने की लगी थी। अब मुझसे क्या पूछ रही हो कि करना क्या है? दीपक ने भी भड़कते हुए कहा। दीपक के चिल्लाने पर नेहा भी गुस्से में पैर पटकती हुई अंदर कमरे में चली। दोनों ने अपना जाना कैंसिल कर दिया। थोड़ी देर बाद दीपक उस नोटिस को लेकर कमरे में गया और नेहा से बोला, अब बैठी क्या हो, चलो मामा जी के घर चलते हैं। मुझे नहीं जाना तुम्हारे मामा के घर पर, और उस औरत की शक्ल तो मुझे बिल्कुल भी नहीं देखनी। पता नहीं अपने आप को समझती क्या है। कोर्ट के चक्कर लगाओ, उससे बेहतर है मामा जी के घर चले चलो। दीपक ने जब दो टूक बात की तो नेहा मन मारकर उठी और दीपक के साथ उसके मामा जी के घर के लिए रवाना हो गई। कार चलाते समय दीपक को याद वो आया अपना बचपन, जो कि काफ़ी गरीबी और तंगहाली में गुजारा था। पिता की जब मौत हुई थी तो ले देकर उसके पास 2 कमरे का घर था। माँ शिमला भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इस कारण वो दूसरे के घर खाना बनाने का काम करने लगी। हालांकि उसके नाना जी ने काफ़ी कहा कि दीपक को हम रख लें और तुम्हारी दूसरी शादी करवा देते हैं, पर दीपक के लिए वो तैयार नहीं हुई। दीपक पढ़ने में अच्छा था, इसलिए वो उसमें ही अपना भविष्य देखती थी। उसे पढ़ा लिखा करके बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अकेले में मेहनत की दीपक को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में। उसके ननिहाल का बहुत योगदान रहा इन सब में। नाना नानी के बाद मामा मामी ने भी इस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया। आखिर सबकी मेहनत रंग लाई और वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पा गया। नौकरी लगने के साथ ही शिमला ने अपने बेटे दीपक के लिए नेहा को पसंद कर लिया
और उसे अपने घर की बहू बनाकर अपने घर ले आई। दीपक ने काफ़ी मेहनत करके अपना बड़ा सा मकान भी बना लिया। 2 साल बाद दोनों एक बेटे के माता पिता भी बन गए। कहते हैं जब सब कुछ अच्छा होता है तो इंसान का दिमाग भी घूमता है। अब नेहा का स्वभाव बदलने लगा था। उसे शिमला जी की सेवा नहीं होती थी। बात बात पर उन्हें ताने सुनाना उसकी आदत हो चुकी थी। धीरे धीरे उसने दीपक को भी अपने ही रंग में रंग लिया। लेकिन हालात जब ज़्यादा बिगड़ गए, जब 4 महीना पहले मामा जी की मृत्यु हुई। इधर शिमला जी तो अपने मायके आई हुई थी, उधर नेहा ने उनके आने के सारे रास्ते बंद कर दिए। नेहा जानती थी कि शिमला जी को सबसे बड़ा संबल अपने मायके वालों का है, पर अब मायके में ही कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि मामा जी तो अब रहे नहीं। तो जब 15 दिन का सारा कार्यक्रम निपटा तो नेहा ने दीपक से कहकर शिमला जी को वृद्ध आश्रम में ही भेज दिया। पर अब 6 महीने बाद शिमला जी की तरफ से नोटिस मामा जी के बेटे राजेश ने भेजा था। दोनों इसी बात को लेकर संकेत में आ चुके थे। मतलब माँ राजेश भैया के पास उनके घर पर है। सोचते सोचते मामा जी का घर भी आ गया। वहां पहुंचे तो देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। राजेश और माँ बाहर सोफे पर ही बैठे हुए हैं। दीपक और नेहा को आया हुआ देखकर राजेश मुस्कुराकर बोला, हमें पता था कि तुम लोग जरूर आओगे, इसलिए तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। राजेश को इग्नोर करते हुए दीपक माँ से बोला, माँ ये सब क्या है? आपने अपने ही बेटे को नोटिस भेज दिया। माँ उसकी तरफ देखते हुए बोली, इसमें गलत क्या है दीपक? मैंने तो नोटिस ही भेजा है। तुमने तो मुझे वृद्ध आश्रम भेज दिया था। ये तो शुक्र मनाओ कि मेरे भाई की छमाही थी तो मेरा भतीजा वृद्ध आश्रम में उस दिन लोगों को खाना खिलाने गया था जहाँ मैं उसे मिल गई, नहीं तो मेरी पूरी जिंदगी वृद्ध आश्रम में ही बिताती। तभी नेहा बोली, हाँ तो शौक से रहिए ना अपने मायके में। हमारी छाती पर मूंग क्यों डाल रही हैं आप? मेरे मायके वालों को तो मैं आँख नहीं रही हूँ बहू, वो मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। कम से कम मेरी किस्मत इतनी अच्छी तो है। लेकिन मुझे भी तो रहने के लिए अपनी छत चाहिए, अपने खर्चे के लिए पैसे चाहिए। जब मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसको पालने पोसने में लगाई है तो उसका हर्जाना दूसरों से क्यों मांगूं? दीपक के कुछ कहने से पहले ही नेहा बीच में बोल उठी, किस चीज़ के पैसे दें आपको? आपके पास था ही क्या? कोई प्रॉपर्टी नहीं थी आपके पास, और मकान भी हमने बनवाया। दीपक पति है मेरा, एक पैसे नहीं दूंगी मैं आपको। बहू तेरा पति तुझको मुबारक हो। मुझे तो मेरे भरण पोषण के पैसे चाहिए। भीख नहीं मांग रही हूँ, हक मांग रही हूँ। तुम लोग खुद नहीं दोगे तो कोर्ट जाकर लूँगी, पर लूँगी ज़रूर। आखिर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सुहाग की है इसके लिए। चाहती तो मैं भी दूसरी शादी कर सकती थी, पर इसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। नेहा भी कहाँ चुप रहने वाली थी, बात को पलटते हुए बोली, आखिर आप भी दुनिया वालों के भड़काने में आ गए। अरे ये लोग तो पराए हैं माँ जी, लेकिन हम लोग तो आपके अपने थे। आप हम लोगों से कोर्ट के चक्कर लगवाएंगी? उसकी बात सुनकर माँ मुस्कुराते हुए बोली, वाह बहू, आज ये पराए हो गए और तुम अपनी, जबकि तुम भूल गई मुझे घर से भी तुमने ही निकाला था। दर बदर की ठोकर खाने के लिए मुझे छोड़ दिया। ये तो भला हो इन लोगों का कि इन लोगों ने मुझे घर में जगह दी। तब तुम्हें याद नहीं आया था कि जो तुम काम कर रही हो वो कोर्ट से चक्कर लगाने के लायक ही है। तभी राजेश बोला, देख दीपक, मुझे नेहा से कोई बात नहीं करनी। अब तू बता, बाहर ही सेटलमेंट करेगा या कोर्ट चलेगा? तुम लोगों को बुआ को घर में रहने के लिए छत देनी पड़ेगी, भरण पोषण के पैसे देने पड़ेंगे, उनके खर्चे उठाने पड़ेंगे। नहीं तो हम कानून का सहारा ले रहे हैं। और तुम पढ़े लिखे हो, कानून तुम भी जानते हो क्या होगा, तुम्हें भी अच्छे से पता है। इससे पहले नेहा कुछ कहती, दीपक ने उसे इशारा करके चुप कर दिया और राजेश से बोला, ठीक है मैं तैयार हूँ। क्या चाहते हैं आप? ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हें बुआ को रहने के लिए अपने घर में कमरा देना पड़ेगा, साथ ही उनके गुजर बसर के लिए भरण पोषण देना पड़ेगा। जब घर में ही रह रही हैं तो गुजर बसर के लिए अलग से पैसे क्यों? बीच में ही नेहा बोल पड़ी। तभी माँ बोली, बहू मैं वहाँ रहूँगी ज़रूर, पर अपना खाना पीना खुद ही कर लूँगी। मुझे तेरे टुकड़ों की ज़रूरत नहीं है।
आखिरकार पूरा मामला कोर्ट के बाहर ही सेटल किया गया, जिसके तहत शिमला जी को घर में रहने के लिए 2 कमरे दिए गए और भरण पोषण और बाकी खर्चा दीपक को ही उठाना पड़ा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्या शिमला माँ ने सही किया? क्या हर माँ को शिमला माँ की तरह ही होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।